पे हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, पीवाईक्यूज की। बहुत आराम से सारी चीज़ों को सुनना है और आंसर करते टाइम किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं आप लोगों को प्लीज़ कह देता हूँ, बिल्कुल अवेयर होके और आपको इस तरह से एक क्वेश्चंस को हैंडल करना है जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और आपके सामने क्वेश्चन है। आप किसी को देख के आंसर नहीं, मतलब अपना कंसंट्रेट होके अपना दिमाग लगा के आपको आंसर करना है। बिल्कुल रिलैक्स होके आप टाइम की टेंशन ना लेते हुए आप बिल्कुल आराम से आंसर करोगे, है ना? सुप्रीता जी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मेरी ये बात समझ रहे हो ना? आप बिल्कुल रिलैक्स होके आंसर करोगे ना, बताओ? सर, चलो। गलती होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो जो मिस्टेक है, जो आपको लगता है कि ये गलती से गलती हुई है, उस तरह की मिस्टेक बार-बार नहीं करनी है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। हम स्टार्ट करते हैं। चलो, आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? चलो। चलो, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है ना? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से सोचिए क्या क्वेश्चन है, मैं बोल दूंगा, ठीक है? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। जिसके पास पोल बाय द वे नहीं आता है किसी वजह से, तो वो अपना कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है। रेखा मैम ने आंसर ठीक किया है, सुकृता जी ने ठीक किया है। अब आप एक बात बताओ, ये ना कई बार क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन में बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, मेरे को नहीं लगता ये टफ क्वेश्चन है। इसका आंसर है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, है ना? और इसको हमने बहुत आराम से चीज़ों को किया था। देखो क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। विच रिसर्च मेथड इज टू यूज टू आइडेंटिफाई कोज इफेक्ट रिलेशनशिप। हमने कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप की बात जो करी है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैंने आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का एग्जांपल लेके भी समझाया है। एंड टेस्ट बी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर इफेक्ट्स, कार्य कारण संबंधों की पहचान करने के लिए और प्रभावों की संभव व्याख्याओं की जांच करने के लिए किस शोध पद्धति का उपयोग करना चाहिए? एक्सपेरिमेंटल। आपको मैंने कोज एंड इफेक्ट में एक आपको एग्जांपल आपको याद है, तो मैंने कहा था कि अपन ने शू की फैक्ट्री खोल ली, ठीक है? सेल की बात की थी, है ना? और सेल में हमने ऐड की बात की थी, अगर आपको याद है तो ऐड एक कोज है, ठीक है? और इसका किस पे इफेक्ट आ रहा है? सेल पे आ रहा है। अगर अच्छी चल गई तो सेल बढ़ जाएगी, है ना? और नहीं चली तो नहीं बढ़ेगी। और इसमें हमने बात की थी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो कोज होता है, क्योंकि इसको आप इंडिपेंडेंट इसलिए कि इस पे बदल सकते हो, ऐड किससे करवानी है। सेल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको आप बदल नहीं सकते। ये डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। कोज एंड इफेक्ट की बात इस तरह से हमने एक्सपेरिमेंटल में की थी या नहीं की थी, या होती है कि नहीं होती? आप ये बताओ, होती है? चलो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन को ध्यान रखना है, अच्छे से आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ो, एक अच्छा स्टेटमेंट है। तो इसके लिए आप क्या करो, इसमें आपका दिमाग लगाना है। अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ो पहले। आप लोगों ने अगर स्टेटमेंट पढ़ लिया तो मैं क्या पोल दे दूं क्या? बताओ भाई। अगर स्टेटमेंट पढ़ लिया तो पोल दे दूं, यस और नो?
दे दूं क्या पोल, बोलिए। चलो पोल दे दिया मैंने। चलो सभी स्टूडेंट्स आंसर करो। आप लोग अभी तक अप्लाई करना सीख नहीं पा रहे, कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? मिक्स्ड मेथड। क्यों होगा इसको आराम से समझिए। मेरी आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक है? सब कुछ ठीक है ना? एक बार कंफर्म कर दीजिए। सारे बच्चे कंफर्म करो, ठीक है? एवरीथिंग इज ओके ना? चलो कोई नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल आराम से समझना है। क्वेश्चन क्या कहता है, कोई बात नहीं, यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं। क्वेश्चन है, टू कंडक्ट ए रिसर्च बेस्ड on an in-depth study of 10 classrooms. Select the classes with fewest behavior problem, then expose how teacher in those classes established a positive learning climate by interviewing teacher and students and analyzing video made at the beginning of school session. Which research method is to be selected for this purpose? 10 कक्षाएं ले ली हमने, आराम से समझना। 10 कक्षाओं के गहन अध्ययन पर आधारित शोध करने के लिए उन कक्षाओं का चयन करें जिनमें आचरण की न्यूनतम समस्याएं हों, है ना, बिहेवियर की प्रॉब्लम कम से कम हो। फिर शिक्षकों और विद्यार्थियों से साक्षात्कार करके और विद्यालय स्तर के प्रारंभ में बनाए गए वीडियो टेपों का विश्लेषण करके अन्वेषण करें और उन कक्षाओं के शिक्षकों ने किस प्रकार से सकारात्मक अधिगम प्रवेश बनाया है, इस उद्देश्य के लिए शोध पद्धति का कौन सी का प्रयोग करना चाहिए। मान लो आपने ये 10 क्लासरूम लिए हैं, ऐसे 10 क्लासरूम हैं और इसके अंदर 10 क्लासरूम ऐसे, इसमें सब में बिहेवियर की न्यूनतम समस्याएं हैं। तो आप स्टूडेंट्स की वीडियोस वगैरह बना के कि किस तरह का बिहेव कर रहे हैं वो, और टीचर्स ने किस तरह का ऐसा किया है, उनका डाटा इकट्ठा करके आप इनकी रिसर्च करना चाहते हो कि कैसे ऐसे हुआ है। तो देखिए आपको यहाँ पे दोनों तरह के डाटा चाहिए। एक तो चाहिए क्योंकि बिहेवियर की बात होती है तो क्वालिटी की बात होती है, क्वालिटेटिव डाटा यानी कि गुणात्मक चाहिए, ठीक है। और अगर आपको एनालिसिस करना है चीज़ों को, डाटा इकट्ठा करके स्टैट लगाना है, तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव डाटा भी चाहिए, यानी कि मात्रात्मक भी चाहिए। तो हमें बेसिकली दोनों तरह की रिसर्च करनी पड़ेगी या दोनों तरह के डाटा लेने पड़ेंगे, गुणात्मक, है ना, और क्वांटिटेटिव मात्रात्मक, तो दोनों तरह के लेने पड़ेंगे। तो ये मेथड हो जाएगा मिक्स, क्योंकि हमें दोनों तरह के डाटा से काम करना पड़ेगा। तो मिक्स्ड मेथड इसका आंसर आया है। क्या आया है? मिक्स मेथड। तो थोड़ा बहुत सोच समझ के इन डेप्थ चीज़ों को करना है। जैसे मैंने मेरी रिसर्च की इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का कि थर्मल पावर प्लांट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो मैंने दोनों तरह के डाटा लिए, क्वांटिटेटिव डाटा भी लिए और क्वालिटेटिव डाटा भी लिए। जहाँ पे बिहेवियर की बात आ गई वहाँ पे क्वालिटेटिव हो गई, जहाँ पे मुझे डाटा इकट्ठा करके एनालिसिस करना है वहाँ यानी कि स्टैटिस्टिक्स लगानी है वहाँ क्वांट आ गया, यानी कि मात्रात्मक आ गया, ठीक है। जैसे इसका और एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे कर दिया है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड इज मिक्स्ड मेथड रिसर्च एज इट कंबाइन बोथ क्वालिटेटिव डाटा जिसमें हम इंटरव्यू या वीडियो एनालिसिस कर रहे हैं एंड पोटेंशियली क्वांटिटेटिव डाटा जैसे क्लास में स्टैट लगाया टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टीचर क्रिएट ए पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। सबसे उपयुक्त शोध पद्धति मिश्रित पद्धति अनुसंधान है, क्योंकि यह गुणात्मक डेटा जिसमें हमने साक्षात्कार और वीडियो विश्लेषण किया और संभावित रूप से मात्रात्मक डेटा जिसमें हमने कक्षा पे स्टैट लगाया, दोनों को जोड़ती है ताकि यह व्यापक समझ मिल सके कि शिक्षक किस प्रकार से सकारात्मक शिक्षक वातावरण का निर्माण करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर गया। तो अब बात समझ में आई आपको? अब बात समझ में आई कि किस तरह से आंसर करने हैं। परेशान नहीं होना, चीज़ों को समझना है। समझ में आ रही है चीज़ें? तो अब आपको एक बात तो मेरे हिसाब से समझ में आई होगी बहुत अच्छे से कि सिलेक्शन के लिए हमें क्वेश्चन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। थ्योरेटिकल पार्ट हम कितना पढ़ते जाएंगे
लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक क्या आपको लगता है सिलेक्शन हो सकता है? आपने ये प्रैक्टिकली फील किया है, हो सकता है क्या? क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट में आप चीज़ों को इन डेप्थ नहीं जा पाओगे, उतना इन डेप्थ नहीं जा पाओगे जितना क्वेश्चन अराइज करके चीज़ों को होता है क्या ना? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के सभी स्टूडेंट राइट आंसर करने की कोशिश करना, कोई बात नहीं, प्रेशर मत लो, प्रेशर मत लो, आराम से आंसर करो, सब ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमन इन द नेचुरल इन्वायरमेंट विदाउट एनी मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सीधी लाइन में क्वेश्चन है। चरों में किसी प्रकार के हेरफेर के बिना प्राकृतिक वातावरण में मानव और गैर मानवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? कौन सी रिसर्च कहेंगे? आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो मेरी बात सुनो, अब आप इसको, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से सुनो, बहुत। आप अभी देखो क्या है, व्यवहार की बात आ रही है, एक तो बिहेवियर की बात आ रही है ह्यूमन की, ठीक है, और यहाँ पे नॉन ह्यूमन भी आ रहा है, ये ध्यान देखना। तो जिस बच्चे ने एंथ्रोपोजेनिक रिसर्च करी है, यानी इसका राइट ऑप्शन सेकंड है, तो जिस बच्चे ने फोर्थ ऑप्शन करा है उसने नॉन ह्यूमन नहीं देखा, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक में हम बेसिकली मानव, ह्यूमन वाला ही करते हैं, आपको पता है, ठीक है ना, किस कल्चर में रहते हैं, तो इसलिए वो आंसर नहीं जाएगा। और बाकी हम अगर बात करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट में बात कर रहे हैं और बिहेवियर की बात कर रहे हैं, ओनली व्यवहार की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना, चाहे वो व्यवहार ह्यूमन का हो या नॉन ह्यूमन का हो, यानी कि कोई चीज़ वैसे ही हम बदल रही है, हम देख रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं कि किसी फ्लावर का कलर बदल रहा है ना, तो ये चीज़ हमें कैसे पता लगेगी? नेचुरल इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का हम मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, तो क्या होगा, तो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना चीज़ों को, कि यार ये चीज़ कल इस फ्लावर का रंग ये था, आज ऐसा हो गया, टेम्परेचर की वजह से हुआ है या सीजनल है, क्या है, या इनका बिहेवियर कैसे चेंज हो गया। यार ह्यूमन की बात करें तो ये नेचुरल सेटिंग में होगा, बिहेवियर की बात होगी, चाहे ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, तो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा चीज़ों को, यानी कि ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होगी, नेचुरल सेटिंग होगी ये, ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चन का आंसर होएगा। अब आपको समझ तो आ रहा है ना, कोई नहीं, एक बार गलत हुआ लेकिन क्वेश्चन अब करने के बाद तो कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, बताइए। आगे तो गलत नहीं करोगे ना, एग्जाम हॉल में गलत नहीं करोगे, ये पक्का श्योर है। आप यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो, आप मेरी बातों को गौर से सुनो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ गलत हो रहा है, कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ गलत होता है तभी तो हम क्लासेस में बैठे हैं। लेकिन क्लासरूम में इतना सीख लो, इतना अंडरस्टैंडिंग करो। देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप क्वांटिटी पे मत जाओ कि मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने 1000 क्वेश्चन कर लिए, मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए, 10,000 क्वेश्चन कर लिए, उससे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो बच्चे समझ नहीं रहे हैं, वो आंसर टिक कर रहे हैं। आप क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझो कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, अब उसे कितना ही घुमा फिरा के पूछ लो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप चाहे 10 क्वेश्चन करो और वैसे ही 100 क्वेश्चन करो। तो आप क्वालिटी पे ध्यान दो, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहो, बिल्कुल एकाग्रचित रहो, कहना क्या चाहता है उसके डेप्थ में समझो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए। The concept that maintains that behavioral phenomena can be understood only within the context of the culture in which they occur relate to। वह अवधारणा जो यह मानती है कि किसी व्यवहारिक परिघटना को केवल उसी संस्कृति के संदर्भ में समझा जा सकता है जिसमें वह घटित होती है,
तो निम्नलिखित में से वे किससे संबंधित है? आराम से सोचो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। 2 बार पढ़ो क्वेश्चन को, फिर सोचो, फिर आंसर करने की कोशिश करो। चलो मैं बोल दे रहा हूँ। चलो सुब्रता जी ने राइट आंसर दिया, वेरी नाइस। बेसिकली इसका आंसर आएगा रिलेटिविज्म, सापेक्षवाद। देखिए, अब इस क्वेश्चन की लाइन में ही आंसर है अगर इसको सोचोगे तो ना। इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट है, सापेक्षवाद या रिलेटिविज्म। देखिए क्या कह रहे हैं, द कंसेप्ट दैट मेंटेन दैट बिहेवियर फिनोमिना। आप किसी की व्यवहार को समझ रहे हो और वो कैसे समझा जा सकता है, कैन बी अंडरस्टैंड ओनली विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ कल्चर। यानी कि आप सिर्फ उसके व्यवहार को कल्चर से रिलेट करके ही आप उसके व्यवहार को समझ सकते हो। तो ये अवधारणा क्या है, देखो रिलेट कर रहे हैं ना किसी चीज से, कि कल्चर से आप देख सकते हो। अगर कल्चर से किसी चीज को हम रिलेट करते हैं बिहेवियर को, तो उसको बोलते हैं रिलेटिविज्म। देखो एब्सोल्यूट है वो, सो कोई सापेक्षता है ही नहीं, वो तो चीज एब्सोल्यूट है, वो किसी से रिलेट कर नहीं रही। यूनिवर्सलिज्म है वो सार्वभौमिक है, वो एक जैसी है सब जगह, नाम ही कह रहा है। ऑब्जेक्टिविज्म है वो क्या है, किसी विषय विशेष पे रिलेट कर रही है। कोई भी विषय हो सकता है, लेकिन स्पेशली कल्चर की बात किया जाए, सिर्फ कल्चर की बात करें बिहेवियर के साथ, तो होता है रिलेट करना या रिलेटिविज्म, सापेक्षवाद। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, रखोगे ध्यान। कोई बात नहीं मैम, ये टर्म्स में कंफ्यूजन हो रहा है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस आपको मैं बता दूं, मैं जो एक एक क्वेश्चन इंक्लूड करता हूँ ना, बहुत सोच समझ के, कि यहाँ बच्चा फंसेगा। आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन, आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि क्वेश्चन कैसे करें, हम परेशान हो रहे हो ना, बस इसी यही यही चीज करनी है, इसी परेशानी को दूर करना है। समझने के बाद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तो सिंपल कर देता, इसको कौन सी रिसर्च बोलते हैं, ये कौन सा बोलते हैं, हो जाते हैं आराम से। फिर आप खुश हो जाते हैं, फिर एग्जाम में आप कहते हैं ये क्या हुआ, हमने तो इजी इजी किया था और यहाँ तो ऐसे आ गए। तो ये बेसिकली क्वेश्चन का मतलब है, बिल्कुल आपको सोचने पे मजबूर करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये जैसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, साइंटिफिक रिसर्च क्या है, कौन सी रिसर्च को आप साइंटिफिक कहोगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये अपन ने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते टाइम भी क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद है तो। ऑल द वेरी बेस्ट। सुनीता जी वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन आपने गलत किया या अटेम्प्ट नहीं किया तो गलत है। ये कह रहा है साइंटिफिक रिसर्च क्या है, साइंटिफिक रिसर्च में डाटा होगा, बिल्कुल अच्छी सी बात है ना, डाटा संचालित होगा, डेटा होगा तभी डेटा का एनालिसिस करोगे। रेप्लिकेबल का मतलब होता है अगर आप सेम सिचुएशन में, ठीक है, सेम सारी सिचुएशन दो तो वही रिजल्ट आए, तभी तो आपकी रिसर्च ठीक है। रेप्लिकेबल हो, आप वेरीफाई कर पाओ उसको, बिल्कुल ठीक है। ये तीनों चीजें बिल्कुल साइंटिफिक रिसर्च है। लेकिन इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो गया, लेकिन सब्जेक्टिविटी होता है व्यक्तिनिष्ठता, यानी वो सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है कि कौन रिसर्च कर रहा है, कैसे रिसर्च, कौन सब्जेक्ट, उसके अलग अलग आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं, कौन व्यक्ति कर रहा है सेम कंडीशन में। अगर सब्जेक्टिव होगा, यानी कि मैंने वही चीज रिसर्च करी तो मेरे डाटा कुछ रिजल्ट कुछ और आया, किसी और ने करी उसके रिजल्ट कुछ और आए,
किसी और ने करी, किसी और के रिजल्ट आए, तो मुझे बताओ इसको आप साइंटिफिक रिसर्च कहोगे क्या? क्योंकि ये तो व्यक्ति पे डिपेंड हो गई। सेम आना चाहिए ना, रेप्लिकेबल होनी चाहिए, वेरीफाई, सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसलिए सब्जेक्टिव को हमने हटा दिया, तो साइंटिफिक में एबीसी हो जाएगा। समझ में आई बात? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट है, पहले तसल्ली से पढ़िए, परेशान मत होइए, स्टेटमेंट को पढ़ो आराम से। चलो, मैं पोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। सभी स्टूडेंट्स आंसर करें प्लीज। चलो, थोड़ा सा रेशियो बढ़ रहा है धीरे धीरे। इसका राइट ऑप्शन है डी। इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? डी है। इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। क्यों है देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऑनलाइन सर्वे आर वेरी यूजफुल बिकॉज इंटरनेट यूजर ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूट एन अनबायस्ड सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। ये कह रहा है ऑनलाइन सर्वेक्षण बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इंटरनेट प्रयोक्ता सदैव समष्टि के एक निष्पक्ष प्रतिदर्श को संकेत करते हैं। आप मुझे बताइए, आप कोई चीज़ का ऑनलाइन सर्वे करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इंटरनेट यूज़र हमेशा अनबायस्ड काम करेंगे? बिल्कुल कंटिन्यू आपको सही रिप्लाई करेंगे, सही आप जो पूछोगे सर्वे सही होगा। कैसे ऑलवेज ठीक हो सकता है? क्योंकि वो बहुत दूर बैठा है आपसे, वो अपने मन स्थिति के अकॉर्डिंग कुछ भी कर रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑलवेज वो अनबायस्ड ही होगा, बायस्ड भी हो सकता है। हम चीज़ों को ऑनलाइन देखते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। ये कह रहा है कि एक कन्वीनियंस सैंपल, जिसको हम सुविधा अनुसार प्रतिदर्श बोलते हैं, इज वन दैट इज सिंपली अवेलेबल टू रिसर्चर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स एक्सेसिबिलिटी। हमें पता ही है कि कन्वीनियंस के, सुलभता के अनुसार वो बेसिकली अपना सैंपल लेता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो गया। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च। हम दो तरह के क्वेश्चन ईयर पढ़ते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। तो आपसे पूछा है कि ओपन एंडेड के किस तरह के एडवांटेजेस हैं, ओपन एंडेड के किस तरह के एडवांटेज है, आपसे ये पूछा है। आराम से याद करो, हमने सर्वे रिसर्च में ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन ईयर की बात की थी। चलो, पढ़ लो आराम से, मैं बोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। क्या किया, क्या किया, सुप्रीता जी, गुड। देखिए, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। हमने क्लोज एंडेड की भी बात की है, ओपन एंडेड की बात की है। जब ओपन एंड, इसका राइट ऑप्शन तो सी हो गया, ए एंड सी। क्यों है देखिए, जब हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपको पता है सब्जेक्टिव होगा, ओपन एंडेड सब्जेक्टिविटी होगी, सब्जेक्टिव पेपर होगा। हमने दो बात की थी ना, एक तो ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्लोज एंडेड होता है, आपको उन्हीं ऑब्जेक्टिव या उन्हीं ऑप्शंस में से ये आंसर देना होता है, उसको हमें क्लोज एंडेड लिखते हैं। ठीक है, उन्हीं ऑप्शंस में से ऑप्शन आपको आंसर देना है। लेकिन ये ओपन एंडेड से पूछा है, यानी कि सब्जेक्टिव लिखना है, यूं मानिए। तो अगर जब आपको सब्जेक्टिव लिखने की बात करें, आपको ओपन छोड़ दिया है, तो जो रिस्पोंडेंट है
वो अपनी टर्म्स पे उत्तरदाता अपने स्वयं के पदों में उत्तर देगा, बिल्कुल देगा, है ना? अपने टर्म्स में देगा क्योंकि आपको ऐसे नहीं बोला गया कि इन्हीं 4 ऑप्शंस में या 5 ऑप्शंस में आंसर करिए। आपने बोल दिया कि सब्जेक्टिव है, तो एक तो ये हो गया, ठीक है? लेकिन सेकंड ऑप्शन कह रहा है दे कैन बी क्विकली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द इंटरव्यूअर। वे साक्षात्कर्ताओं द्वारा शीघ्रता से किए जा सकते हैं। आप बताओ क्लोज एंडेड शीघ्रता से किए जाएंगे या ओपन एंडेड? क्लोज एंडेड बहुत शीघ्रता से होंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी है उसमें, ऑब्जेक्टिव पेपर है। लेकिन सब्जेक्टिविटी को कैसे क्विकली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो? तो इसको एलिमिनेट करो, आप नहीं कर सकते। और सी ऑप्शन है दे अलाउ अनयूजुअल रिस्पॉन्स टू बी डिराइव। वे असामान्य उत्तरों के व्युत्पन्न करने की अनुमति देते हैं। बिल्कुल, अगर आपके पास ओपन एंडेड है, सब्जेक्टिव है, तो कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, अनयूजुअल रिस्पॉन्स मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव हो, क्लोज हो, तो वहां तो उन्हीं ऑप्शंस में मिलेगा। तो ये ओपन के बारे में बिल्कुल बात ठीक है, दे अलाउ अनयूजुअल रिस्पॉन्स टू बी डिराइव। तो सी ऑप्शन भी ठीक हो गया। ए और सी यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? ठीक है। सर समझने के आप जब बता देते हो ना उसके बाद तो समझ में आ जाती है। लेकिन पहले पता नहीं क्या होता है, ऐसा है क्या? ऐसा है? कोई बात नहीं, थोड़ा प्रयासरत रहो, आराम से समझो, जल्दबाजी ना करो, चित्त शांत रखो, सारी बातों को ध्यान रख के पेपर अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन है if you want to conclude that a given variable has a causal relation with a second variable, you have to be able to rule out other possible causal variable. The principle of causation involved here is the। यदि आप यह निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि दिए गए चर का दूसरे चर के साथ कारणात्मक संबंध है, तो आपको दूसरे संभव कारणात्मक चरों को खारिज करने में समर्थ होना होगा। इसमें समाविष्ट कार्य कारण संबंध कौन सा है? हमने कई बातें यहाँ पे बात की है, आपको अगर याद है तो आराम से समझिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं पोल दे रहा हूँ, समझ में आया हो तो मैं पोल दे रहा हूँ। बिल्कुल आराम से आंसर करें प्लीज। सारे बच्चे आंसर करो भी, सब बच्चे आंसर नहीं कर रहे। गीता जी गुड। इसका राइट ऑप्शन है इंटरनल वैलिडिटी। आप बताओ, जब हम कैजुअल की बात करते हैं कॉज एंड इफेक्ट की, तो इतनी बार हमने बात की है कि वो इंटरनल वैलिडिटी की बात करता है। हमने इंटरनल वैलिडिटी की बात की है, हमने एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात की है, हमने कन्वर्जेंट वैलिडिटी की बात की है, डाइवर्जेंट वैलिडिटी की बात करते हैं। और इन वैलिडिटी को तो बहुत आराम से कितना डिस्कस किया हुआ है। जो कैजुअल रिलेशन है, यानी कि आप इंटरनल कोज एंड इफेक्ट वाली बात देख रहे हो, तो वो किस तरह की वैलिडिटी है? इंटरनल वैलिडिटी रूल है। तो आपने एक बार अच्छे से, आप बिल्कुल आराम से बताओ, शांति से, आपने रिवाइज किया था? झूठ मत बोलना, रिवीजन किया था क्या? थ्योरी का रिवीजन किया था जो हम पढ़ते हैं, बिल्कुल अच्छे से रिवाइज किया था कि नहीं? सच्ची सच्ची बताओ। सब लोगों ने रिवीजन किया था जो क्लास में बैठे हैं? ठीक है। तो फिर गलत होने के क्या कारण है? क्वेश्चन गलत होने के, जब आपने रिवीजन किया है तो फिर गलत होने के मतलब क्या, रीजन क्या है? एप्लीकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा? चलो यहाँ गलत कर दो, फिर एक बात कह रहा हूँ, एग्जाम हॉल में गलत मत करना, बार बार बात कह रहा हूँ। कोई बात नहीं, यहाँ गलती हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स pertaining to क्वांटिटेटिव रिसर्च इन करेक्ट ऑर्डर। मात्रात्मक शोध से संबंधित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आराम से समझिए।
चलो पोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो गुड। राइट ऑप्शन इसका होगा बी। क्या राइट ऑप्शन होगा? बी इज द राइट ऑप्शन। क्यों होगा बी राइट ऑप्शन? देखिए इसमें अगर हम इसको सारों को पढ़ो, एनालाइज करना डाटा थोड़ा बाद में आएगा, प्रोसेस करना डाटा, ठीक है, फाइंडिंग सबसे लास्ट में आनी चाहिए। एक बात तो ये, फाइंडिंग सबसे लास्ट में, क्योंकि आपका निष्कर्ष सबसे लास्ट में आएगा। तो लास्ट में डी आना चाहिए। ये किस में है, एक इसमें है, तो ये दो ऑप्शन तो आपको कट गए। ठीक है। अब इनमें पहले क्या आएगा? इन सब में पहले अगर हमारे पास प्रॉब्लम को डिफाइन करना या किसी तरह से होता तो वो आता, लेकिन यहाँ पे हाइपोथेसिस आ रहा है। तो इनमें हाइपोथेसिस सब इनमें सबसे पहले आएगा, परिकल्पना बनाओगे इनमें, तो बी सबसे पहले और बाद में ये डी। तो राइट ऑप्शन तो सीधा हो गया। हाइपोथेसिस बनाने के बाद कि अच्छा ये बनेगा, ऐसा होगा, फिर आप एक डिजाइन बनाते हो, जिसको रिसर्च डिजाइन बोलते हैं। फिर डाटा का क्या करते हो, प्रोसेस करते हो कि ऐसे ऐसे लेना है, ये यहाँ से, है ना, एनालाइज करते हो और फाइनली फाइंडिंग करते हो। तो राइट ऑप्शन बी हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस हर पेपर में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है प्लीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Arrange the following steps involved in a research process in correct order। चलो ये कर दो, ये बिल्कुल ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन है। रिसर्च प्रोसेस बताना है आपको करेक्ट ऑर्डर में। चलो मैं पोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। इसका राइट ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? डी होगा। देखिए अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में ही बोला था कि अगर इनमें देखें तो सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे प्रोसेस में। तो आइडेंटिफाई कर लिया, और इसमें लास्ट में क्या आएगा हमें पता है, रिपोर्ट करते हैं। जो भी हमारे पास रिसर्च का परिणाम तो सबसे लास्ट में आएगा। तो डी सबसे पहले, सी सबसे लास्ट में, और इस तरह का ऑप्शन एक ही है, ये वाला। ठीक है। तो बिल्कुल आराम से हो सकता था। रिव्यू ऑफ लिटरेचर की समीक्षा, यानी कि साहित्य की समीक्षा करना, रिव्यू करना लिटरेचर का। अब आपको अलग क्वेश्चन भी मिलेगा एक, जिसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर पहले आता है, तो लेकिन वहाँ पे आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात करता है, वो बाद में आता है। तो वो अगर किसी ने सोच के पहले किया हो तो अलग बात है। तो इसमें फिर डाटा हम कलेक्शन करेंगे, फाइन फिर डाटा एनालिसिस, और फिर रिजल्ट आएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डी आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई। चलो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देर आर टू स्टेटमेंट्स, इनको पढ़िए। While developing a concern form an explanation of the purpose of the study, the reason for the selection of the participants should be explicit. However, second statement है, there is no need to give a description of any potential list to the participants। तो क्या ऑप्शन होगा, क्या राइट ऑप्शन होगा? मैं पोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट।
आंसर करिए। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड राइट ऑप्शन होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। इसमें सीधा सीधा लग रहा है, स्टेटमेंट वन सही है, स्टेटमेंट टू फॉल्स है। इसमें तो ज्यादा है ही नहीं कुछ। आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, देखो कह रहा है while developing a consent form an explanation of the purpose of study the reason for the selection of participants should be explicit। सहमति विकसित करते समय अध्ययन के उद्देश्य की व्याख्या करें, प्रतिभागियों के चयन का कारण स्पष्ट होना चाहिए। आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है ना? बेसिकली आपने मान लेते हैं कोविड वैक्सीन की बात कर रहे हैं, है ना? तो आपने कुछ पार्टिसिपेंट लिया, वॉलेंटियर लिया, उनको आपको बताना है कि भी आप क्यों ले रहे हो उनको, इसके पीछे रीजन क्या है, प्रॉपरली पर्पज क्या है, ये तो बताओगे ना आप। ऐसे थोड़ी है कि आ जाओ कोई बात नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसे थोड़ी। आप प्रॉपर एक्सप्लेन करिए। कोई फिर आना चाहता है तो ठीक है, तो एक्सप्लेन करना होगा। तो ये ठीक है। सेकंड कह रहा है हाउ देयर इज नो नीड टू गिव ए डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी पोटेंशियल रिस्क। अगर कोई पार्टिसिपेंट्स को आप ले रहे हो तो उसको सारे जोखिम भी समझाने पड़ेंगे आपको कि आप ऐसे कर रहे हो तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। नहीं तो आप उसके साथ धोखा कर रहे हो, एथिकल काम नहीं है। तो इस ये कह रहे हैं नो नीड, नहीं नीड है भाई, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया, है ना? तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, तो इसलिए ये आंसर गया। ठीक है, ध्यान रखना, कोई बात नहीं। तो आज आपने कुछ चीज़ें सीखी या नहीं सीखी, या बहुत सारी चीज़ें सीखी, या बहुत सीखने को और भी बाकी है, मिल रहा है कुछ और भी हम करते रहेंगे क्वेश्चन इनके, है ना? लेकिन प्लीज़ एक बार यहाँ गलत हो गया, वो एग्ज़ाम हॉल में गलत नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट को पकड़ के रखना है। आप सारे लोग इन कंसेप्ट को समझ के रखोगे ना, पक्का? ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। तभी मैं अब एक बात चित्त शांत रखने वाली कह देता हूँ अब। आप आराम से अपना चित्त शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन आपको लेनी नहीं है, ठीक है? बस आपको अपने काम पे ध्यान रखना है, फ़ोकस्ड रहना है। गलतियाँ होती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसको रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, गलती बार-बार नहीं करना चाहिए, फिर मूर्खता शो होती है हमारी, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बी हैप्पी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और पेपर 2 एनवायरनमेंट साइंस की जो क्लास है, वो 9:20 पे अभी होएगी, 9:20 पे। तो आप लोग आ जाना एनवायरनमेंट साइंस में। सब लोग आ रहे हैं ना? बोलिए, सभी लोग आ रहे हैं? येस और नो? ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बी हैप्पी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।